हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपके यहाँ पर सीटेट के लिए क्लासेस जो है वो स्टार्ट करी हुई है और इसी सीरीज में आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, इम्पोर्टेंट चैप्टर आप यहाँ पर कह सकते हो। इससे पहले हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड को अच्छे से समझ लिया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस को अच्छे से कवर किया, साथ ही क्वेश्चंस भी देखे। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण कैसे होता है, पादपों में पोषण कैसे होता है। साथ ही एमसीक्यूज यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसी के साथ ही मैंने ऐड ऑन कर दी हैं, तो इसी क्लास में आपको क्वेश्चंस भी करने को मिल जाएंगे। और आज की इस क्लास से मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें हम हर चीज को देखेंगे जो आपके ऑटोट्रोपिक होते हैं नेचर में, जो आपके हेटरोट्रोप्स होते हैं, साथ ही जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, एवरीथिंग, हर चीज जो इसके अंदर आती है वो हम सारी इस वीडियो में आज कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें आपको सबसे पहले समझना है कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। हालांकि न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ, बट अभी यहाँ पर भी हमने पढ़ना है बिकॉज यहाँ पर न्यूट्रिशन की ही बात हो रही है प्लांट्स के अंदर, तो आपको न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर पता होने चाहिए। देखिए, न्यूट्रिएंट्स की जब भी बात आती है तो आप सभी को पता है कि जो हम खाना खाते हैं उनके उस खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिसमें से आपके जो वाइटामिन और मिनरल है वो क्या है, हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन है वो हमें अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो सेम चीज यहाँ पर है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारे खाने के अंदर डिफरेंट पोषक तत्व जो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब इनका काम क्या है? तो हमारे शरीर को बिल्डअप करने का काम करते हैं, बिल्ड अवर बॉडीज, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडीज को प्रिपेयर करते हैं। अगर एनिमल्स की बात करूं जिसमें हम भी आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के काम आते हैं। हमें ग्रोथ में, हमारी ग्रोथ में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो काफी हेल्पफुल होते हैं। जो भी हमारी बॉडी का डैमेज्ड पार्ट है उसको रिपेयर करने में, उसको ठीक करने में, उसकी मरम्मत करने में ये न्यूट्रिएंट्स हमारी हेल्प करते हैं। टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, हमारी जिंदगी की जो प्रोसेस होती है, जैसे इसमें कौन कौन से शामिल हो जाती है? जैसे हमारा मूवमेंट, भाई हमारा चलना फिरना आ जाता है, रिप्रोडक्शन इसमें आ जाता है, ठीक है, प्रजनन इसमें आ जाता है, साथ ही एक्सक्रीशन इसमें आ जाता है, ठीक है, एक्सक्रीशन इसमें आ जाता है। जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है, जो भी हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है, उनको मूव ऑन करने में, उनको चलाने में किसकी हेल्प होती है? न्यूट्रिएंट्स की हेल्प होती है। बिकॉज इन न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है और यही एनर्जी हमें किस में हेल्प करती है? जो बेसिक हमारी लाइफ प्रोसेस होती है, जो हमारी जिंदगी की बेसिक चीजें होती है, जो हमारे जीवन की बेसिक चीजें होती है, उनको चलाने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स का आप सबको समझ में आया। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ऊर्जा प्रोवाइड करने का काम कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। फैट भी हमें एनर्जी ही देते हैं, फैट भी हमें क्या देते हैं? एनर्जी ही देते हैं। और फैट हमें दुगने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को बिल्डअप करने का काम करता है, हमारे शरीर को बिल्डअप करने का काम करता है। और वाइटामिन और मिनरल्स हमें किससे बचाता है? हमें बीमारियों से बचाने का काम करती है। इतनी चीजें आप सभी को पता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा हमने रिवाइज भी कर लिया है, जो कि इसके अंदर भी हमने पढ़ना था, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको फिगर वगैरह लगा के भी अच्छे समझाने की कोशिश करी कि फूड क्या है। भाई फूड हमारा क्या है? वो न्यूट्रिशन है जो हम ले रहे हैं, वो खाना है जो हम खा रहे हैं, और इसके अंदर जो पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, जिसमें आपका वाटर भी शामिल है, ठीक है, मिनरल्स है, वाइटामिन है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है यहाँ पर। तो आपके साथ मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसी भी अडल्ट को, नॉर्मल किसी भी अडल्ट को, बच्चे को छोड़ करके, किसी भी नर्सिंग मदर को छोड़ करके कितना रिक्वायरमेंट होती है पर डे की? तो 500 ग्राम की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी नॉर्मल अडल्ट को। कार्बोहाइड्रेट इतना तो कंज्यूम करना ही करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो 50 से 60 ग्राम प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी नॉर्मल अडल्ट को। और फैट की बात करें तो 70 to 80 ग्राम फैट जो है वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए जरूरी होता है। तो थोड़ा सा रिवाइज भी हमने यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की।
यानी कि किसके अंदर पढ़ेंगे, बेसिकली प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। और न्यूट्रिशन क्या होता है, वो सेम ही चीज है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जो हम खाना खाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाना ले रहा है और उसका इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं, जब हमें एनर्जी मिल रही है, जब हमें ऊर्जा मिल रही है, तो वो क्या है, वो हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है, जिसको हम पोषण बोलते हैं। अब जो पोषण है वो प्लांट्स में अगर हम बात करें तो कितने तरीके के होते हैं, तो 2 तरीके के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनकी पोषण के जो तरीके हैं वो कितने तरीके के हम पढ़ते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें पहला है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये सारी चीजें हम 6th क्लास से ही पढ़ते आते हैं, 6ठी कक्षा से ही हम पढ़ते आते हैं, तो आपके लिए जरूरी भी है क्योंकि एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको इजी समझ के इग्नोर ना करिएगा, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हिंदी में स्वपोषी पोषण भी कहा जाता है, ठीक है, और हेटेरोट्रोपिक को क्या बोला जाता है, विषम पोषी पोषण यहाँ पर बोला जाता है। तो ऑटोट्रोप्स वो होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना सेल्फ प्रिपेयर करना जानते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। ऐसे पौधे जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आपको समझ में आया। भाई न्यूट्रिशन की बात करें तो क्या 2 तरीके के होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना स्वयं प्रिपेयर कर सकते हैं, और हेटेरोट्रोपिक जो अपना खाना स्वयं प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जो दूसरे प्लांट्स पर या फिर आप कह सकते हो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, उनको स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो इसलिए बना सकते हैं क्योंकि इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। ये प्रेजेंट होता है, जो एनर्जी को ट्रैप करता है सन से, सूर्य से सनलाइट को ट्रैप करता है अपने अंदर, और उसका इस्तेमाल कहाँ करता है, उसका इस्तेमाल खाना बनाने में करता है। हालांकि ये पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ आगे भी डिस्कस करूंगी। तो आपको ये एक मेन चीज ध्यान में रखनी है कि क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हुए पौधे क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और जो ऑटोट्रोप्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, उनको उत्पादक भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें अगर ह्यूमन बीइंग आ जाए, एनिमल्स आ जाए, तो हम सभी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर पेड़ पौधे ही ना होंगे तो फिर हमारा रहना कहीं ना कहीं मुश्किल है, क्योंकि हम इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, एनिमल्स भी इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर्स इनको कहा जाता है, यानी कि उत्पादक होते हैं, बेसिक होती है सारी चीजें। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। इतना आप ध्यान में रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने सारी चीजें पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब ऑटोट्रोप्स हो गए हैं कि जो अपना खाना सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है उनकी पत्तियों में, इसलिए वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर या फिर अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो यहाँ पर कहलाते हैं हेटेरोट्रोप्स। क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रोप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म से पाते हैं, उनको हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है। और इस न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, जिसको हिंदी में विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब उनको अगर प्रोड्यूसर कहा जाता था ऑटोट्रोप्स को, तो इनको कंज्यूमर्स कहा जाता है, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये कंज्यूम करते हैं, ये खाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये क्या है, ये कंज्यूमर्स होते हैं। तो इतना आपको यहाँ से चीज समझ में आई। देखो यहाँ पर फिगर से भी समझाने की कोशिश करी है। ये आपका प्लांट है, पौधा है, और इस पौधे को खाने का काम खरगोश के द्वारा किया जाता है, रैबिट इसको खाता है। और अगर रैबिट इस प्लांट को नहीं खाएगा तो फिर रैबिट सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जो लोमड़ी है, जो फोक्स है, वो किसको खाती है, वो रैबिट को खाती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, इनडायरेक्टली ये प्लांट के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, यानी कि पौधे के ऊपर ही निर्भर कर रही है। तो ये है कि जो अपना खाना स्वयं नहीं प्रिपेयर कर सकते, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो हेटेरोट्रोप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके की। अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी काफी टाइप्स के होते हैं, जिनको हम पीछे पढ़ेंगे, बट इससे पहले हमने पढ़ा है ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। बट ये जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है, इसको आपने समझना है, और ये जो प्रोसेस है वो आपकी क्या कहलाती है, ये आप 6ठी कक्षा से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी कि प्रकाश
संश्लेषण इनको कहा जाता है। जो प्रोसेस होता है ना भाई, प्लांट्स के अंदर खाना बनता है, लेकिन जो खाना बनाने की पूरी प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं ये आप एक बारी देख लो। तो इसके अंदर क्या है भाई, अपना प्लांट्स जो है प्रिपेयर करते हैं खुद से, किसकी हेल्प से, तो आपसे ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूछी जा सकती है और ये सबको पता ही होगी, ऑलमोस्ट सबको ही पता होगी कि भाई ऑब्वियसली बात है सनलाइट से प्रिपेयर करते हैं और वाटर की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है और इनको क्लोरोफिल। तो ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो प्लांट को चाहिए होती है टू मेक देयर ऑन फूड, जिसके अंदर आपका सनलाइट है, ठीक है, सूरज से सनलाइट मिलती है, वाटर में लेता है प्लांट अपनी जड़ों से, मिट्टी से पानी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग CO2 रिलीज करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, वो CO2 पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है। और कहीं ना कहीं पौधे जो है वो एनवायरमेंट में बैलेंस भी बना करके चलती है, क्योंकि जो CO2 हम लोग रिलीज कर रहे हैं, जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, हमारी जो सांस बाहर निकल रही है उसमें CO2 होता है, साथ ही हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो फैक्ट्री से, कारखानों से, इससे भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, पेड़ पौधे कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए ताकि एनवायरमेंट में जो है एक संतुलन बना रहे, एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि पौधे ही तो है जो इसको कवर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प होती है। इसके अलावा एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पत्तियों में प्रेजेंट होता है, उसको क्लोरोफिल कहा जाता है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से जो पत्तियां होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और इसी की हेल्प से खाना बनता है, इसमें प्लांट्स में। पूरा प्रोसेस आके समझेंगे, जिसमें सनलाइट हमें सन से मिलता है, वाटर जो है रूट की हेल्प से, जो जड़ होती है ना, पौधों की जो जड़ होती है उनकी हेल्प से, जो जड़ होती है वो मिट्टी से पानी सींचते हुए ऊपर भेजती है, पत्तियों की तरफ ऊपर भेजती है, फिर उस पानी से खाना बनता है। CO2 मैंने आपको बता दिया भाई एयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो पानी तो जाता है जड़ों की हेल्प से पानी चला जाता है, ठीक है, पत्तियों तक, लेकिन जो CO2 है, CO2 और वाटर सभी ये किसकी हेल्प से जाता है। अब लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर ना एक प्रेजेंट होता है, क्या, एक ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, मतलब एक छिद्र प्रेजेंट होता है जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। इसको थोड़ा सा डीप आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी मैं बता देती हूँ कि इनके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट जो हमें दिखती नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे ना छिद्र प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। और यही जो स्टोमेटा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। गैसियस एक्सचेंज मतलब जिसमें CO2 ये पेड़ जो है लेता है, खाना बनाता है, और उसके बाद वो रिलीज करता है ऑक्सीजन, और किसकी हेल्प से होता है ये सारी चीजें, इसी स्मॉल ओपनिंग स्टोमेटा की हेल्प से होता है। ठीक है, पानी का भी रिसाव इसी के ही थ्रू होता है, और गैसियस एक्सचेंज भी इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है पत्तियों में प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है, प्लांट के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली जो है प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, जो कि लाइट एब्सॉर्बिंग पिगमेंट होता है। यही क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करने का काम करता है, और हमारे जो पत्तियां होती हैं उनमें खाना प्रिपेयर करता है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा यहाँ पर कर लेती हूँ, तो इस डायग्राम को अगर आप देख सकते हो तो ये किसका डायग्राम है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ठीक है, जिसमें ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन और ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ये जो रेड कलर है ना, ये आपकी इनर यानी कि आंतरिक एक परत है। ठीक है, आंतरिक एक परत है, और जो आप यहाँ पर ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, ग्रीन कलर के, इनमें ना एक मतलब ऐसे गैप है, जैसे पहिए के ऊपर पहिया रखा हो, ऐसे ही है ये। तो ये जो एक पार्ट है, जो ये एक पार्ट है ना, एक पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थाइलेकोइड। क्या बोला जाता है, थाइलेकोइड बोला जाता है। और ये पूरा जो थाइलेकोइड का पूरा पैक है, पूरी जो गठरी टाइप है थाइलेकोइड की, इसको ग्रेनम बोला जाता है। ठीक है, थोड़ी सी एडिशनल जानकारी पूछा भी जा सकता है भाई, क्योंकि अब पेपर इतना इजी नहीं रहा है, तो ग्रेनम बोलते हैं इसको। और जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये नीचे ऐसे, ये एक्वस, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाता है। और क्लोरोफिल जो है वो आपका इस थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
क्लोरोफिल इज एक्चुअली लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, पत्तियों में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक थाइलेकोइड होता है, उसके अंदर आपका क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, और यही नेसेसरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतना यहां से आपको समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो प्रोसेस है पूरी वो क्या कैसे क्या होती है ये आपको देखना है कि जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, और जो पानी होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको CO2 बोलते हैं, और जो पानी होता है जिसको H2O बोलते हैं, इन दोनों को ब्रेक डाउन करके क्या बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, जो कि क्या है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर बात करें इसका तो ग्लूकोज कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैंने आपके साथ पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किया था, पिछली क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ पर अगर ग्लूकोज भी लिखा है तो भी गलत नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है, और यही ग्लूकोज जो है प्लांट एज ए फूड प्रिपेयर करता है। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट और रिलीज होता है जो कि ऑक्सीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ना, वो भी हमें कहां से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। इसलिए पौधे बहुत जरूरी है कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूज करके, और जो हमारे लिए यूजफुल गैस है वो देने का काम प्लांट यहाँ पर करते हैं। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो निकलता है प्रोडक्ट वो क्या है। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे ग्लूकोज इसमें एज ए फूड निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और ऑक्सीजन जो है वो आपका बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाता है, लेकिन किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, जो कि आपकी केमिकल एनर्जी में बाद में कन्वर्ट हो जाती है। सनलाइट की जो है आपकी किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन जाता है। अगर आपसे इक्वेशन के फॉर्म में पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए है, CO2 प्लस H2O, भाई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2 वाटर होता है। यहां पर आपको सनलाइट लिखना होता है और यहां पर आपको क्लोरोफिल लिखना होता है, क्योंकि इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर यहां पर C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। बट ये बैलेंस नहीं रिएक्शन, तो यहाँ पर आपको 6 यहाँ पर भी लिखना है और 6 यहाँ पर भी लिखना है। अब ये रिएक्शन जो है बैलेंस है, और आप साइंस के स्टूडेंट होते हैं और बैलेंस का आपको पता होता है कि जितने यहाँ पर कार्बन 6 के हैं उतने ही यहाँ पर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके 6 ही होने चाहिए। तो ये आपका बैलेंस होता है, तो आपको ये पता होगा इस चीज के बारे में। तो आपको इतना सा चीजें ध्यान में रखनी है कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, और जिसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड का, पौधों के द्वारा। ठीक है, फिर ये जो फूड है वो सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि देखो एनर्जी आ रही है यहाँ से, भाई सनलाइट से क्या है, एनर्जी आ रही है। जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को ट्रैप करने का काम कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से हम लोग ले रहे हैं। पानी कहाँ से जा रहा है, जड़ों से जो है पानी, वाटर एंड मिनरल, जितने भी न्यूट्रिएंट्स बनने चाहिए होते हैं वो कहाँ से, जड़ों से आ रहे हैं। भाई जड़ जो है मिट्टी में फंसी होती है, और मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को जो है कलेक्ट करके ऊपर तक भेजती है पत्तियों की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्म हो रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो इतनी सी चीज आपको यहाँ पर समझ में आई। बहुत ही ईजी चीज है ये। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी। इस होमवर्क क्वेश्चन को आपने जरूर कमेंट करके मुझे बताना है। The food is prepared by the green leaves of plant in the form of a simple sugar called glucose। मैंने भी जस्ट आपको बताया ना कि जो कार्बोहाइड्रेट आपका बन रहा था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म था ग्लूकोज। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। इतना चीजें यहां से समझ में आया। द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि जो क्लोरोफिल है सनलाइट को जो ट्रैप करती है, ये जो सनलाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और आपके कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को ब्रेक डाउन करके किसका निर्माण करती है, फूड का निर्माण करती है, जो कि क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका निर्माण करती है, और हमें क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है।
ठीक है, इतना आपको यहाँ से समझ में आया। फोटोसिंथेसिस अब ये नहीं है कि भाई सिर्फ आपको पत्तियों में ही होता है, फोटोसिंथेसिस जितना भी आपका ग्रीन पार्ट है प्लांट का वहां पर भी होता है, जैसे हरी टहनियां हो गई, हरी ब्रांचेस शाखाएं हो गई, ठीक है, तने हो गई, तो यहाँ पर भी आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्तियों में होता है, जो हरे हरे तने होते हैं, हरी टहनियां होती है, वहां पर भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फुलफिल की जाती है। अब मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है कि स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या है? एक आपका ओपनिंग है, किसके अंदर? पत्तियों के अंदर आपकी ये स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए, CO2 को लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, किसके थ्रू? इसी स्टोमेटा के थ्रू। तो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो स्टोमेटा क्या है, ये है स्टोमेटा, ठीक है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, ये है स्टोमेटा, जिसमें ये ओपनिंग है ना, जब एक्सचेंज होता है किसका? गैसेस एक्सचेंज, या फिर अगर वाटर का डिफ्यूज होता है, पानी का डिफ्यूजन होता है, तो ये ओपन हो जाता है। और जब नहीं होता है, लेस अगर वाटर होता है ड्राई डे में जैसे, तो फिर ये क्या हो जाती है? ये यहाँ पर बंद हो जाता है स्टोमेटा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, जब ओपन होना होता है तो ओपन हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है। और इसी स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम आता है, मतलब यहां से जो CO2 ले रहा है वो इसके अंदर जाएगा और इसी से ही ऑक्सीजन को ये देगा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के अंदर पाया जाता है, बहुत ही स्मॉल छिद्र होते हैं। इसके अलावा ये जो स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स बोली जाती है, जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हो ना, ऐसे बीन शेप की जो है, ऐसे बीन्स आपने देखी होंगी ना, बीज टाइप से जो आते हैं, ऐसे बीन शेप का ये होती है गार्ड सेल्स। क्या होती है? गार्ड सेल्स, ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स होती है, मतलब जो रक्षक टाइप होती है, जो इसको गार्ड करने का काम करती है, किसको? स्टोमेटा को। टाइम आने पर इसको क्लोज भी कर देती है और टाइम आने पर इसको ओपन भी कर देती है। तो ये गार्ड सेल्स होती हैं जो इसको कंट्रोल करती है, स्टोमेटा को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। मैंने अभी आपको बताया कि CO2 कहां से एंटर करेगा? स्टोमेटा से एंटर करेगा। और जब ऑक्सीजन रिलीज होगा तो वो भी कहां से ही आउट होगा? वो भी स्टोमेटा से ही आउट होगा। ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? ये प्रत्येक रंध्र छिद्र रक्षक कोशिकाओं की एक जोड़ी से ये छिद्र रक्षक कोशिकाएं होती है। गार्ड सेल्स क्या होती है? छिद्र। छिद्र कौन सा? स्टोमेटा वाला जो छिद्र है, उसको रक्षक करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। आपसे पूछा जाए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स, यानी कि कब खुलेगा वो स्टोमेटा, कब वो बंद होगा, ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है? गार्ड सेल करती है, ठीक है। यहाँ पर फिगर मैंने दिखाया भी हो रहा है, ये एक पत्तियां है और इस पत्तियों के अंदर हमें दिखता नहीं है लेकिन स्मॉल छेद होता है, जो कि ये है आपका स्टोमेटा, ये है आपकी गार्ड सेल्स, ठीक है। ये क्या है? गार्ड सेल्स है। इतना यहां से आपको समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, पानी मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें पानी चाहिए होता है प्लांट्स को, लेकिन पानी कहाँ से लेते हैं? मैंने बताया आपको कि जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में एकदम से धसी हुई होती है और उसी मिट्टी से मॉइस्चर और मिनरल्स जो है वो जड़ों की हेल्प से पत्तियों तक पहुंचता है, ठीक है। तो प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर? तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर नीचे थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। ये एक प्रोसेस होती है, ओस्मोसिस प्रोसेस, जो आपको समझनी है। ओस्मोसिस प्रोसेस आपको समझनी है। द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है? जैसे ओस्मोसिस में एक पतली सी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पर मतलब कंसंट्रेशन की बात होती है, जहां पर अगर कंसंट्रेशन पानी का अगर ज्यादा होता है वहां से, और जहां पर स्मॉल कंसंट्रेशन की पानी की अगर मात्रा कम है वहां से मूवमेंट किसका? वाटर मॉलिक्यूल का, ये ओस्मोसिस कहलाता है। बट इसकी कंडीशन ये है कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक थिक शीट होती है, ठीक है, एक थिक शीट होती है जिसके अंदर से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर मतलब हो सकता है। वो एक ऐसी पतली सी शीट होती है जिसके अंदर से पानी के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सकता है, वो होती है ये। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है वहां से जहां पर पानी की मात्रा कम है वहां तक जाना ही ओस्मोसिस कहलाता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू पानी जो है वो रूट से होते हुए पत्तियों तक जाता है, ठीक है, ये आपको समझना है। अब दो टर्म और आ जाती है, एक आ जाता है आपका जाइलम और एक आती है फ्लोम, ठीक है, जाइलम और फ्लोम। अगर आपसे कोई पूछे
पेड़ में फोटोसिंथेसिस के लिए पानी जो है वो किस पाइप के थ्रू जाता है? तो आप बताएंगे जाइलम के थ्रू। वाटर किसके थ्रू जाता है? जाइलम के थ्रू जाता है। और जो फूड है, देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, फ्लोम है, फ्लो मतलब फै मतलब फूड। तो ये जो फ्लोम वाली पाइप है ये किसका ट्रांसफर करती है? फूड का। जब खाना पत्तियों में बन चुका है तो खाना आपका हर जगह जाएगा भाई, खाना आपका ऊपर की टहनियों में, ऊपर की पत्तियों तक, हर जगह जाएगा, नीचे जड़ों तक भी तो खाना जाएगा ना। तो ये जो खाना पहुंचाने का काम है वो एक पाइप के द्वारा किया जाता है, जिसको फ्लोम बोला जाता है, जिसको फ्लोम बोला जाता है, PHLOEM। मैंने यहाँ पर आपको बताने की भी कोशिश करी है, फ्लोम। और जो पानी का ट्रांसफर है, पानी और मिनरल्स का ट्रांसफर है जो कि जड़ों से पत्तियों तक ऊपर तक जाता है, वो आपका किस पाइप के थ्रू होता है? उसे जाइलम बोलते हैं। नीचे फिगर में भी आपको समझाने की कोशिश मैंने करी है, अगर आपको दिख रहा है तो ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, एक सेकेंड। यहां पर देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो है, ये देखो ये पेड़ है और ये आपकी क्या है? जड़ है। यहाँ से पानी और जितने भी मिनरल्स है, जो खनिज है, जो पौधे को चाहिए होता है फूड बनाने के लिए, वो आपका यहाँ जड़ों से होते हुए किस पाइप के थ्रू जाएगा? जाइलम के थ्रू जाएगा। ठीक है, ये जो रेड कलर का ना जाइलम। अब ये हमेशा ध्यान में रखना यूनि डायरेक्शनल होती है। यूनि डायरेक्शनल मतलब एक दिशा में चलती है। भाई पानी तो नीचे से ही आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना ऊपर कहीं पानी और उससे जड़ों तक आ रहा है। पानी हमेशा जड़ों से ऊपर तक जाता है, तो ये यूनि डायरेक्शनल होता है। जबकि खाना जो है वो पूरे पेड़ तक जाता है, पूरे पेड़ के हर पार्ट तक जाता है, इसलिए ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है, ये आपका यूनि डायरेक्शनल नहीं होता। ठीक है, बहु दिशा में होता है ये। क्योंकि ये आप ध्यान में रखेंगे, पानी सिर्फ एक ही दिशा में, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक जाएगा, जबकि फूड जो है वो हर दिशा में जाता है। क्योंकि पत्तियों में खाना बन रहा है और पत्तियों के बाद वो हर जड़ तक भी जाएगा, ऊपर की ब्रांचेस में भी जाएगा, साइड में भी जाएगा, हर जगह जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो पानी है वो जाइलम पाइप के थ्रू जाता है, और जो आपका खाना है वो किस पाइप के थ्रू जाता है? वो आपका जाता है फ्लोम के थ्रू। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि प्लांट्स जो है वो प्रोटीन और फैट कैसे जनरेट करते हैं। ये सारा कंटेंट आपका एनसीईआरटी का है, जिसको मैंने आपके साथ डीप में डिस्कस कर रही हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसा लग रहा है आपको कंटेंट, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सभी साथ शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी जनरेट करता है पौधा, और फैट भी जनरेट करता है। लेकिन कैसे जनरेट करता है ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्लांट जो है प्रोटीन और फैट भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? नाइट्रोजन की हेल्प से। ये आप ध्यान में रखें, किसकी हेल्प से करते हैं? नाइट्रोजन की हेल्प से। नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। भाई प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, अबंडेंट अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लांट है वो हमारे जो सराउंडिंग में नाइट्रोजन है इसकी हेल्प से नहीं प्रिपेयर कर सकता। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्म होती है जो आपकी प्रिपेयर होती है, नाइट्रोजन उसमें कन्वर्ट होता है, उसके बाद ही प्लांट उसको इस्तेमाल करके प्रोटीन और फैट को सिंथेसिस कर सकता है। इतनी सी चीजें समझ में आई। मतलब कहने का ये है कि जो नाइट्रोजन अबेंडेंट अमाउंट में हमारे एनवायरनमेंट में है ऑक्सीजन के साथ, अभी ऑक्सीजन तो बहुत कम है ना, सबसे ज्यादा तो 70% के अराउंड तो कितनी है? नाइट्रोजन ही तो है, लेकिन वो यूजफुल नहीं है प्लांट के लिए। इसके लिए नाइट्रोजन को एक ऐसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब प्लांट उसको यूज कर पाएगा प्रोटीन और फैट को जनरेट करने के लिए। अब बात आती है कि इसको करेगा कौन? तो इसको कौन करेगा? तो मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया जो हमारे सराउंडिंग में जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और मिट्टी के अंदर छोड़ देता है। उसके बाद मिट्टी के अंदर वो जो नाइट्रोजन का फॉर्म है वो मिक्स हो जाता है और फिर प्लांट उसको इस्तेमाल करता है अपने जड़ों की हेल्प से। ठीक है, समझ में आया? फिर से रिपीट करती हूँ कि मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पर कहा जाता है। एक सेकेंड रुको भाई।
मिट्टी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु इनको कहा जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर मिट्टी में से उस फॉर्म को उठा के प्लांट उसका यूज करते हैं और क्या जनरेट करते हैं, प्रोटीन और फैट को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं, ये बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक है आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और दूसरा है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। डरो नहीं देख करके, सिम्बायोटिक का अगर पूछे तो वो है रिजोबियम, और जो नॉन सिम्बायोटिक का पूछे तो वो है एजेटोबैक्टर। दोनों का काम ही क्या है, दोनों का काम ही हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरमेंट में जो गैस की फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना उसको यूजेबल प्लांट के लिए इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन दोनों का काम, फर्क सिर्फ इतना है कि जो सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रखना। म्यूचुअली मतलब कि जो चीज मेरे पास नहीं है मैं तुझे दे देता हूं, जो तेरे पास नहीं है, जो तेरे पास है तू मुझे दे दे, ऐसा एक रिश्ता रखना। ठीक है, तो उसको सिम्बाइसिस बोला जाता है। अब रिजोबियम का सिम्बाइसिस कैसे होता है अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अभी तो फिलहाल आप इतना समझो कि रिजोबियम क्या है। ये जो सिम्बाइसिस, रिजोबियम ही सिम्बाइसिस क्या है, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप यानी कि आपस में एक दूसरे का, मतलब आपस में एक दूसरे का यूज करके रहना। अब एक जन अगर फूड दे रहा है तो दूसरा जन उसको शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल देता है, क्योंकि एक खाना नहीं बना सकता तो वो उससे शेल्टर ले लेता है। और ये सारी चीजें आपको आगे समझ में आएगी, बस अभी इतना समझो कि सिम्बायोसिस क्या होती है, एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती है, आपस में मिली भगत के साथ रहना। ठीक है, शेल्टर और फूड को शेयर करना, बस इतना अभी समझ। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जबकि एजेटोबैक्टर जो होता है वो अकेले रहता है और कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन के यूजेबल फॉर्म में। रिजोबियम जो है वो अकेले नहीं रहता, वो एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप बना के रखता है, जबकि एजेटोबैक्टर नहीं रखता, वो अकेले रहता है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इनका आगे भी आएगा जिसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक नहीं आया, वैसे तो आ गया होगा, नहीं आया तो डरना नहीं है, आगे भी आएगा। न्यूट्रिशन के अदर मोड्स भी होते हैं। न्यूट्रिशन के क्या होते हैं, अदर मोड होते हैं। भाई हमने ऑटोट्रोप्स पढ़ा था, अभी तक हम ऑटोट्रोप्स के बारे में पढ़ रहे थे, खाना खुद बना रहे थे, और किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो अभी तक आपका फोटोसिंथेसिस चल रहा था, अभी चल रहा है हेटेरोट्रोप्स की बात करेंगे, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, उनके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं होता, इसलिए वो ना तो सनलाइट को ट्रैप कर सकते और ना ही उनका खाना बन सकते हैं। ठीक है, तो उनको हेटेरोट्रोपिक कहा जाता है, अपना खुद का जो खाना है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। अब ये आपके 4 तरीके के होते हैं। एक है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तीसरा है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और चौथा है सिम्बायोटिक। देखो ये वही सिम्बायोसिस है जो अभी आपका आया है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन से आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये चारों को आपने अच्छे से करना है। ठीक है, वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन मैं इसको एक ही क्लास में फिनिश करूंगी विद क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए उसके बाद पढ़ते हैं। पहला, सबसे पहला क्या है, पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, परजीवी पौधे बोलते हैं। ये वो पौधे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, लेकिन दूसरे पौधे पर डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, अपने पौधे के लिए। सिंपल सा एग्जांपल इसका लेंगे, आपने अमरबेल देखी होगी, केस्क्यूटा जिसको बोलते हैं, डोडर जिसको बोलते हैं, अमरबेल देखी होगी ना। इसको देखो, ये जो फिगर है ना, इनको देखो, ये जो अपने पतली पतली सी, ये जो पाइप से आप देख रहे हो ना, पत्ते पतली से, मतलब तार टाइप की, ये जो देखो पूरा पेड़ बिल्कुल कवर हुआ पड़ा है, पूरा पेड़। यहाँ पर आप ये पतली पतली सी तार टाइप सी ऐसे देख रहे हो, ये क्या है, ये अमरबेल है। ठीक है, और अमरबेल क्या करता है कि वो एक ऐसे पौधे पर पूरी तरीके से चढ़ करके फैल जाता है, बेल होती है, पूरी तरीके से चढ़ करके फैल जाता है, और जो खाना वो पेड़ बना रहा होता है उसका खाना एक तरीके से छीनने का काम करता है, उसका खाना अपने लिए यूज करता है। ठीक है, और कई बार ये चीजें हार्मफुल भी हो जाती हैं, क्योंकि जितना खाना वो पेड़ बना रहा है उसको ये ले लेता है, और वो खाना, वो जो पेड़ है जो खाना खुद बना रहा है, जिसके ऊपर ये बेल चढ़ी हुई है, वो उसके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि भाई उसका खाना ले रहा है। आपको अगर एक पराठे की जरूरत है, आपका कोई एक पराठा या आपसे छीन ले, तो फिर आपको कहां से नरिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है पैरासाइट्स प्लांट्स, जो दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं, उनका खाना छीन लेते हैं, तो वो पैरासाइट्स होते हैं। इतना यहां से समझ में आया, बहुत ही ईजी है,
नेक्स्ट पे चलते हैं, इंसेक्टिवोरस। नाम से ही आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, इंसेक्टिवोरस यानी कि इंसेक्ट को खाने वाले। ये ऐसे पौधे होते हैं जो इंसेक्ट को पचा जाते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, बाहर नहीं निकलने देते। इनको कार्निवोरस भी बोला जाता है, जो मांसाहारी होते हैं, क्योंकि ये क्या है भाई, इंसेक्ट्स को खा रहे हैं ना, तो इनको कार्निवोरस भी बोला जाता है। ये इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं, ठीक है, किस पर फीड करते हैं, इंसेक्ट पर। लेकिन क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बिल्कुल सिंथेसाइज नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसे सोइल में होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके अंदर मिनरल्स की कमी होती है, तो वो अपना खाना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसकी डिफिशियंसी, ये जो डेफिशिएंसी उनको हो रही है खाने की, उसको मिटाने के लिए वो किनको खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई यहाँ से। अब इसमें क्या आप एग्जांपल लेंगे, इसमें देखो ये एक पेड़ है जिसको पीचर प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीचर प्लांट कहा जाता है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ। इसको कहा जाता है पीचर प्लांट, मतलब मटके के शेप का होता है ये। ठीक है, देखो मटके के शेप का होता है। यहाँ पर एक ना ढक्कन भी है, जैसे जग टाइप आपने देखा होगा ना, जग टाइप है ना, जग सा लग रहा है ना ये, इसका ऊपर का एक ढक्कन है। जब भी कोई, और ये पूरा क्या है, एक मटके टाइप का है, ये पूरा ऐसे मटके टाइप का है। जब भी कोई इंसेक्ट, कोई कीड़े मकोड़े या फिर कोई मधुमक्खी वगैरह अगर इसके अंदर चली जाती है, मान लो कुछ बैठने के लिए अगर बैठी है, तो वो क्या करता है, ये जो लिड है इसको बंद कर लेता है। इस लिड को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, और वो जो इंसेक्ट है वो अंदर फंस जाता है। और यहाँ पर जो है इसके पास कुछ डाइजेस्टिव जूस होता है जो पचाने के लिए उस इंसेक्ट को यूज होता है। यहाँ पर तली में, जैसे आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हो, है ना, ये क्या है इसका, ये इसका पूरा क्या है, ढक्कन वाला पार्ट है जो लीड है इसका, और अंदर देखो इंसेक्ट है। यहाँ पर ना ये ग्रीन ग्रीन कलर का एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो बाद में धीरे धीरे इस इंसेक्ट को जो इसके अंदर फंस गया है उसको पचा देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, पीचर प्लांट है। ऐसे एक प्लांट हो रहा है वेनस फ्लाई ट्रैप। यहाँ पर आपने देखा भी होगा इनको, जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है ना, ये जो है ना, ये बंद हो जाते हैं, जैसे ये बंद हो गया, इनको बंद कर लेता है और बाद में अपने डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से इनको पचा लेता है। तो ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पे समझे आप। नेक्स्ट चलते हैं, इंसेक्टिवोरस मतलब कीट भक्षी, जो कीट खाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट आपका जाता है जो कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का ही है, सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, सेप्रोट्रोप्स। और ये कैसे अपना नरिशमेंट, ये जो पौधे होते हैं कैसे अपना नरिशमेंट लेते हैं, सेप्रोट्रोप्स जो होते हैं वो कैसे लेते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। मतलब जो मर चुके हैं, जो गल सड़ गए हैं ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन में ध्यान में रखना है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट जो है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे मशरूम हो गया, आपने मशरूम देखी होगी, ब्रेड माउल्ड हो गया, फफूंद लग जाती है ना ब्रेड के ऊपर, आपने देखी होगी, सबने देख रखी होगी। ये क्या है, ये सेप्रोट्रोप्स का हिस्सा है जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। डायग्राम पे भी आप यहाँ पर देख सकते हो, दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। अब ये भी डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, और इनको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देख रहे होंगे, मशरूम है, यहाँ पर ये देखो ब्रेड जो है इसके ऊपर ये व्हाइट सा जो हो गया ना, ये सब क्या है, ये सब फफूंद है। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, तो ये सेप्रोट्रोप्स होते हैं। यहाँ से इतना समझ में आया। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम अब देखेंगे अच्छे से। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसी होती है, म्यूचुअली बेनिफिशियल। एक सेकेंड, म्यूचुअली बेनिफिशियल। ठीक है, यानी कि आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जैसे सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे पौधे जो आपस में मिलके रह रहे हैं, जिसमें से एक खाना बना सकता है और एक खाना नहीं बना सकता। जो नहीं बना सकता है वो दूसरे बनाने वाले को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, उसको अदर न्यूट्रिएंट्स, वाटर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा, और जो खाना बना सकता है वो उस दूसरे ना खाना बनाने वाले को क्या प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये जो आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन है इनका, इसको ही क्या कहलाया जाता है, यही आपका सहजीवी संबंध कहलाया जाता है। अभी किसके अंदर होता है, जैसे लाइचन होती है। ठीक है, लाइकन के अंदर क्या है, एक एल्गे होता है और एक फंगस। एल्गे को शैवाल बोलते हैं और फंगस को कवक बोलते हैं। अब एल्गे जो होता है इसके पास ना क्लोरोफिल होता है।
क्लोरोफिल है मतलब ये खाना प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन फंगस खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो फंगस क्या करेगा, फंगस इसको देगा शेल्टर, वाटर, मिनरल्स प्रोवाइड करेगा, और जो एल्गे है, एल्गे क्या है, वो इसको खाना प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये जो आपस में मिल करके अपना शेल्टर और जो फूड शेयर कर रहे हैं, इसी को ही क्या कहलाया जाता है, यही आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाई जाती है। ठीक है, जो हमने पीछे भी अभी पढ़ी थी, यही आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहते हैं, जो तेरे पास नहीं है वो उसको दे दे, जो उसके पास नहीं है वो उसको दे दे। ठीक है, ऐसे जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हो। अब 4 तरीके के हमने कर लिए, वहां पर हेटेरोट्रोप्स भी 4 टाइप्स के थे, हमने वो कर लिए। अब बात आती है कि जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स जो है वो रिसीव कर रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ले रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, भाई जो मिट्टी होती है उसके अंदर वाटर भी ले रहा है, उसमें से जो नाइट्रोजन है जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में है उसको भी ले रहा है, जो मिनरल्स है उसको भी ले रहा है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऐसे में तो मिट्टी के अंदर इन सभी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो ऐसा क्या है जो इस न्यूट्रिएंट्स को, इस मिट्टी के अंदर ये जो तत्वों की कमी हो रही है, इसकी पूर्ति करने का काम करता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि भाई अगर आप खेत वगैरह अगर आप है आपके घर में, तो आपने देखा होगा कि हम खेतों में क्या डालते हैं, खाद वगैरह डालते रहते हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स जो है सोइल में वो कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं, कैसे हम उसको ऐड ऑन करते हैं, हम खाद वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर्स जो आर्टिफिशियल होते हैं उनको डालते हैं, मैन्योर्स जो खाद वगैरह होती है, उर्वरक होती है, उनको डालने से पोषक तत्व वहां पर आता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स लाइक, इसके अंदर नाइट्रोजन भी होते हैं। ये जो खाद हम डालते हैं, ये जो फर्टिलाइजर्स हम डाल रहे हैं जो कि केमिकली फॉर्म होते हैं, वैसे तो ये हार्मफुल होते हैं, बट इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन तो प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए होता है। फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। तो ये जो मिनरल है वो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका और है, ये हम पढ़ेंगे अब, जो हमने राइजोबियम पढ़ा था ना अभी पीछे, राइजोबियम पढ़ा था ना हमने भी पीछे, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थे, जिसमें हमने राइजोबियम पढ़ा था और एज़ोटोबैक्टर पढ़ा था, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो अगर वहां पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। दूसरा वे जो है सॉइल को वापस से फिर से अच्छे तत्वों से भरपूर करने का, वो ये क्या है कि आपको लेग्यूमिनस क्रॉप्स यहाँ पर लगानी चाहिए अपने खेतों में, या फिर अपनी मिट्टी में क्या उगाना चाहिए, फलियों वाली फसलें उगानी चाहिए जिनके अंदर फलियां आती है। क्यों फलियां वाले क्यों उगाना चाहिए, क्योंकि ये जो फली है ना, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इन फलियों के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको राइजोबियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोबियम बोलते हैं। क्यों इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो अभी आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि राइजोबियम जो है वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है, सिम्बायोसिस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम। क्यों है, क्योंकि जो राइजोबियम है वो खाना नहीं बना सकता है, तो वो इन प्लांट्स के, इन फलियों वाले पौधे के जड़ों में रहता है, और राइजोबियम क्या करता है, इनको नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके देता है, जिस फॉर्म में इनको चाहिए उसमें फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है, और ये जो बदले में ये जो फलियों वाले पेड़ है वो इसको फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इन दोनों की वो क्या कहलाती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर था आपका कि ऐसे बैक्टीरिया जो आपके नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि प्लांट के लिए यूजफुल है, वो आपकी सिम्बायोटिक है, और एक आपका था नॉन सिम्बायोटिक जो कि एज़ोटोबैक्टर था। एज़ोटोबैक्टर को इसकी जरूरत नहीं होती, वो अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन मेक नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म। मैंने जस्ट अभी आपके साथ डिस्कस, सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, क्योंकि वो खाना नहीं बना सकते हैं। और ऐसे पौधे लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी होती हैं, या आपकी जैसे चना हो गया, मटर होगी, दालें होगी, मतलब जिसमें फलियां आती, वो पौधे उनके अंदर होता है, उनकी रूट्स में पाया जाता है ये वाला बैक्टीरिया। कहाँ पाया जाता है, उनकी रूट्स में, उनकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप कैसी है भाई, प्लांट्स की और बैक्टीरिया की, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, नीचे फिगर भी मैंने लगाया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा, देखो ये यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक एक्टिविटी भी है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी करते हो तो आपको एक्टिविटी भी वहां पर पढ़नी होती है, क्योंकि कई बारी क्या है, अब क्वेश्चंस आने लगे हैं, एक्टिविटी से क्वेश्चंस आपके पेपर में आने लगे हैं सीटेट में। तो पहली एक्टिविटी है टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सॉरी भाई, सूर्य की जो किरण है वो हमारे प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। ऐसे एक एक्टिविटी आपको करनी है। तो इसमें क्या करना, आपको पूरा पढ़ते नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें कह रहा है कि आपको 2 सेम काइंड के प्लांट लेने हैं, मतलब दोनों सेम प्लांट लेने हैं। एक प्लांट को आपने सनलाइट में रखना है और दूसरे प्लांट को आपने बिल्कुल डार्क रूम में रखना है 2 to 3 डेज के लिए। आप क्या करेंगे, दोनों ही प्लांट के, जो बाहर रखा उसकी भी और जो अंदर डीप अंधेरे में है उसकी भी एक एक पत्तियां आपने ले लेनी है। उस पत्ती को आपने एक टेस्ट ट्यूब में रखना है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने स्प्रिट डालना है। स्प्रिट होता है कि अल्कोहल सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने उस पत्ती को
डालना है, मैं साथ में आपको बता देती हूँ। उस अल्कोहल वाली पत्ती को, अल्कोहल के अंदर उस पत्ती को डालना है और उसके बाद उस बीकर को, सॉरी उस टेस्ट ट्यूब को, देखो मैं डायग्राम से आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये है एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, इसके अंदर ये है आपकी पत्ती और पत्ती आपका एक इथेनॉल सॉल्यूशन के अंदर है। आप इस एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर आपने पानी ले लिया है और पानी के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को आपने ऐसे रख देना है। यहाँ पर है पानी, इसको आपने बॉईल करना है, ठीक है, इसको उबालना है। और जब आप उबालेंगे तो आप देखेंगे कि जो पत्ती है उसका जो ग्रीन कलर है वो आपका ये जो स्पिरिट है, जो अल्कोहल सॉल्यूशन है, इसके अंदर चला गया और वो आपकी कलरलेस हो गई है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर लिख रहा है कि बॉईल द वाटर टिल द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स कम्स इनटू द स्पिरिट, देन टेक द लीव्स एंड वॉश इट। इसको आपने इस पत्ती को उठाना है, फिर पानी से वॉश करना है और उसको एक जो है एक कांच की कटोरी से आती है उसके ऊपर रखना है और उसके ऊपर आपने आयोडीन सॉल्यूशन को डालना है। देखो अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो हम आयोडीन सॉल्यूशन कब डालते थे? स्टार्च को टेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए डाल रहे थे ना। कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड, अगर फूड बनाया तो कार्बोहाइड्रेट होगा और अगर फूड नहीं बनाया तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो आयोडीन सॉल्यूशन को आप डालेंगे तो अगर उसकी जो पत्ती है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है तो मतलब उसके अंदर उसने खाना बनाया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और अगर वो नहीं होता है इस कलर में कन्वर्ट, मतलब उसके अंदर नहीं है। तो इस एक्टिविटी में आप ये पाएंगे कि ऐसी पत्ती जो आपकी बाहर रखी हुई थी सनलाइट में वो आपकी ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसने खाना बनाया है। और दूसरी पत्ती जो कि आपके डार्क रूम में रखी हुई थी वो इसमें कन्वर्ट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसको लाइट नहीं मिली, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाई तो वो खाना भी नहीं बना पाई। इससे ही हमें ये पता चलता है कि सनलाइट है वो नेसेसरी है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ में आई ये एक्टिविटी? नेक्स्ट एक एक्टिविटी और है, टू ऑब्जर्व द फंगस बेड माउल्ड इन अ ब्रेड। ब्रेड के ऊपर फफूंद लगने वाली, ये बहुत ही सिंपल चीज, इसको आपने शायद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको हल्का सा गीला कर लो, उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, उसके ऊपर आप देखोगे एक व्हाइट कलर का कॉटन टाइप से पैचेस आ गए, वही क्या है आपकी? वही आपकी फफूंद है, ठीक है। और ये क्या है आपका? सेप्रोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। इतना यहां से समझ में आया? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। पूरा टॉपिक आपका हो गया है, अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर आपने मस्ट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following plants does not depend on autotropic nutrition for food? कौन सा पौधा है जिसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं होता? ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नीम ट्री, देखो इसने नोट पूछा है, मतलब नोट मतलब जिसके जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जिसके अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं होता। नीम के अंदर, लेमन के अंदर, डोडर के अंदर, मिमोसा के अंदर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, नीम का पेड़ भी अपना खाना खुद बनाता है, नींबू का पेड़ भी अपना खाना खुद बनाता है। मिमोसा प्लांट पता है कौन सा होता है? आपने छुई मुई का पेड़ देखा है? छुई मुई, जिसकी पत्तियों को हाथ लगाते ही वो अपना जो पत्तियां उसको सिकोड़ लेती है, ठीक है, जिसको टच मी नोट प्लांट भी बोलते हैं। टच मी नोट मतलब उसको हाथ लगाना पसंद नहीं है। शाई प्लांट भी इसको बोलते हैं, मतलब शर्मीला पौधा होता है ये, ठीक है। ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो डोडर प्लांट है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना, कैस्क्यूटा जिसको अमरबेल भी बोल रहे थे, अमरबेल, वो डोडर भी होता है। तो ये क्या है आपका? एक पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक प्लांट मतलब ये किसी दूसरे प्लांट पर रह करके उसका खाना चुरा लेता है, तो ये डोडर है, ठीक है। तो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसके अंदर नहीं है। तो फर्स्ट का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। जो ऊपर मैंने पढ़ाया, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ाया ना तो आप इन हर क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ए फंगस व्हिच ऑब्टेन न्यूट्रिशन थ्रू सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कौन सा एक फंगस है जो अपना न्यूट्रिशन जो है वो कैसे प्राप्त करता है? सेप्रोफिटिक मतलब क्या होता है? जो मृत जीवी होते हैं, ठीक है, मृत भक्षी आप इनको कह सकते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग पर जो डिपेंड करते हैं, जो गले सड़े पर, मरे हुए पर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो होता है सेप्रोफिटिक। अभी आपको मैंने पढ़ा है ना। तो डैश इज ए फंगस विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन, तो कौन है इसके थ्रू करने वाला? तो डोडर तो पैरासिटिक हो गया, जस्ट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पीचर आपका इंसेक्टिवोरस हो गया, घड़े टाइप था जो अपना ढक्कन बंद कर लेता था। और वीनस फ्लाई ट्रैप भी, मतलब मधुमक्खियों को या फिर कोई भी इंसेक्ट आता तो अपनी पत्तियों को ऐसे बंद कर लेता है, वो फ्लाई ट्रैप था। लेकिन जो माइल्ड्यू है जिसको फफूंद बोलते हैं, ये क्या है आपका? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का तरीका, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो ऑप्शन आपको बाद में दिखा देंगे, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ठीक है, सही बतानी है। पहला पॉइंट कहता है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज ए हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। भाई बिल्कुल सही बात है। हेटरोट्रोपिक के 4 टाइप हमने पढ़े हैं, जिसमें एक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है इंसेक्टिवोरस, तीसरा है सैप्रोफिटिक और चौथा सिम्बायोसिस है ना। 4 तरीके हमने पढ़े हैं ना। तो पैरासिटिक तो हेटरोट्रोपिक है, तो यानी कि 1 तो है। उसके बाद सैप्रोफिटिक प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट द होस्ट प्लांट। ये लाइन आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सैप्रोफिटिक प्लांट होता है वो मरे हुए पर डिपेंड करता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना पोषण लेता है। तो होस्ट प्लांट की तो इसमें बात ही नहीं है, होस्ट प्लांट तो पैरासिटिक के अंदर आता है। भाई होस्ट प्लांट जो है पैरासिटिक के अंदर आता है, यानी कि जो जिस पौधे पर वो पैरासाइट प्लांट है ना, जिस पौधे, उसको होस्ट बोला जाता है। ठीक है। तो थर्ड है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट ऑल। देखो ये वाली लाइन मैंने आपको बताई है, आपको मैंने बताई ये वाली लाइन। इंसेक्टिवोर यानी कि जो कीट खाते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, जो कीट भक्षी होते हैं, वो प्लांट क्या बिल्कुल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। मैंने आपको बताया कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी सॉइल में उगते हैं जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, जिसके अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है। वो आप कह सकते हो कैसी सॉइल होती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है, डेफिशिएंट सॉइल होती है। तो जिसके अंदर इस चीज की कमी है तो वो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, मतलब इतना वो खाना नहीं प्रिपेयर कर पाता कि इसका काम चल जाए, इसलिए वो इंसेक्ट खाता है। तो ये वाली भी गलत है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ये बिल्कुल सही है। भाई इंसेक्टिवोरस तो न्यूट्रिएंट्स ही अपना, सॉरी इंसेक्ट्स खाते हैं ये तो सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जहां पर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा वो आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कहां है भाई, ऑप्शन नंबर डी पर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने क्वेश्चन बने, आपको कैसे लग रही क्लास जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज ना जाइएगा। ऑटोट्रोपिक, देखो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। ऑटोट्रोपिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है। ऑटोट्रोपिक तो होता ही है क्लोरोफिल वाले, जो पैखाना खुद बनाते हैं, लेकिन इंसेक्टिवोरस तो हेटरोट्रोप्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, हेटरोट्रोप्स के अंदर, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल होता है। सो दे कैन प्रिपेयर देन ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर पनपते हैं, और इसलिए इनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, इसलिए वो किस पर फीड करते हैं, इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं। नेक्स्ट क्लास पर सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन साइनोबैक्टीरियम एंड ए फंगस इज नोन एज। अभी जस्ट मैंने आपको कितनी बार बोला, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप यानी कि एक पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध किनके बीच में होता है भाई, ये क्या कहलाता है आपका, सिम्बायोसिस। क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है, जिसके अंदर मैंने लाइकन आपसे पढ़ा है ना, लाइचन, जिसके अंदर क्या है, एक है एल्गे और एक है क्या, फंगस। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आपका एक तरीका एल्गे, ये ब्लू ग्रीन एल्गे इसको बोलते हैं। और एल्गे के पास होता है क्लोरोफिल, यानी कि ये फूड बना सकता है, लेकिन फंगस फूड नहीं बना सकता। तो ये एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी कि आसरा देता है उसको, साथ ही वाटर एंड मिनरल्स इसको प्रोवाइड करता है, बदले में एल्गे इसको फूड देने का काम करता है। तो ये कैसे आपस में लाभकारी, परस्पर मिल करके रहते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी सिम्बायोसिस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट इज। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस हो रहा है एज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था ना आपका, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका वाटर, ये है आपका वाटर H2O, और यहां से विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल हमें क्या मिल रहा है, C6H12O6, जो कि क्या है आपका ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, और हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे, प्रोडक्ट है हमारे ग्लूकोज, और हमारा ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट है, यानी कि आउटपुट है, यानी कि जो हमें मिल रहा है इस रिएक्शन से, फोटोसिंथेसिस से। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस एज ए प्रोडक्ट, इसको क्या कहा जाता है, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज या लैक्टोज। तो आपको ध्यान में रखना है, ये तो आपको समझना है बिल्कुल ही अच्छे से, रटना तो है ही नहीं। हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच प्लांट इज शोन इन द गिवन फिगर, कौन सा प्लांट है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो ये मैंने बताया था ना, ये एक ढक्कन हो गया और ये एक घड़े टाइप हो गया जिसके अंदर यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव जूस मिलेगा। तो ये क्या है भाई, आपका पीचर प्लांट है। कौन सा प्लांट है, पीचर प्लांट। ठीक है, विनस फ्लाई ट्रैप नहीं है, वो तो बंद करने वाला होता है। कस्क्यूटा प्लांट तो चढ़ने वाला होता है। और सेंड्यू प्लांट आपका अलग तरीका का होता है, मतलब उसके ऊपर ना प्रोजेक्शन टाइप कुछ होता है, गंदा सा कुछ होता है इसके ऊपर। तो ये क्या है, ये पीचर टाइप है। ठीक है, पीचर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायोलॉजी ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, वन इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज यूजुअली हार्म्ड इज कॉल्ड। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना। रिलेशन देख के सिम्बायोसिस इसको मत कर देना। ठीक है, रिलेशन देख के सिम्बायोसिस मत समझ लेना। ये कह रहा है कि जीव विज्ञान में दो जीवों के बीच का वह संबंध जिसमें एक जीव को तो होता है लाभ और दूसरे को हानि होती है, तो वो कौन सा टाइप है। तो हमने पढ़ा था क्या, पैरासाइट। पैरासाइट्स प्लांट हमने पढ़े थे ना, इसका आंसर पैरासिटिज्म है, क्योंकि इसके अंदर एक प्लांट है जो खाना नहीं बना सकता, वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर के क्या है, चढ़ जाता है उसके ऊपर। ऐसे अमरबेल चढ़ी हुई थी ना, तो अब इसका तो बेनिफिशियल हो रहा है क्योंकि इसका खाना तो ये ले रहा है, लेकिन जिसका खाना ले रहा है उसको तो कमी पड़ रही है ना खाने की, उसको तो नुकसान हो रहा है। तो दूसरा क्या है, हार्म्ड हो रहा है, उसको क्षति पहुंच रही है। तो ये क्या है, पैरासिटिज्म। ठीक है, इतना यहां से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब फलीदार वाला कौन सा पौधा नहीं है। ग्राम्स है, पीज है, पल्सिस है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मैंगो नहीं है। ठीक है, मैंगो नहीं है भाई, ये तो पूरा प्लांट होता है, इसमें फलियां थोड़ी ना आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। चलिए चलो, डैश इज एन ऑटोट्रोफ। देखो इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है, इनकी जगह पर आपको ये लिखने हैं। तो अगर आपने मेरी इस क्लास को पढ़ा है अच्छे से तो आप इसका आंसर कर सकते हो। और ये वाला जो है मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल करेंगे तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इसमें आपने आंसर कैसे देनी है, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, और साथ में आप लिखेंगे भी कि 1 के अंदर क्या आएगा, सेकंड के अंदर क्या आएगा, थर्ड के अंदर क्या आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ। डैश इज एन ऑटोट्रोफ, इसमें से ये बताना है, देखो फंगस, फंगस, एल्गे, एल्गे। अब ये तो आपको पता ही है कौन है ऑटोट्रोफ, किसके अंदर क्लोरोफिल होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। तो अब बताना है कौन ऑटोट्रोफ है, फिर कौन आपका सेप्रोफाइट है इनमें से, फिर और ये कहां पर रहते हैं, लिव टुगेदर, फिर उसको क्या बोला जाता है इस रिलेशन को। द फंगस प्रोवाइड, फंगस क्या सप्लाई करता है भाई, खाना तो बनाता नहीं है तो क्या सप्लाई करेगा, और टू द एल्गे, और एल्गे क्या सप्लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाई क्लासेस को प्लीज शेयर करिए ताकि सभी को यहाँ पर फ्री क्लासेस का फायदा सभी उठा सके। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर प्लांट फॉर देयर ग्रोथ, अपने विकास के लिए, अपनी वृद्धि के लिए इनमें से कौन सा जो है वो अन्य पौधों पर निर्भर नहीं करता है। कस्क्यूटा प्लांट, क्या लिखा है, मिस्टलेटोए प्लांट, या फिर कॉर्नस्मट, या फिर पीचर प्लांट। तो इसमें से कौन सा है जो डिपेंड नहीं करता है, वो आपने बताना है। देखिए कस्क्यूटा प्लांट कौन सा है भाई, अमरबेल है ना, और अमरबेल तो दूसरे प्लांट पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद है मिस्टलेटोए प्लांट, which of the following does not depend on the other plants for them। हाँ, मिस्टलोए प्लांट क्या होता है, और कॉर्नस्मट क्या होता है, और पीचर। देखो पीचर प्लांट इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बी और सी क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो पीचर प्लांट जो है वो क्या है, वो इंसेक्ट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, इंसेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि वो इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करता है। तो अगर मिस्टलेटोए और कॉर्नस्मट, कॉर्नस्मट तो एक्चुअल में क्या है ना, एक मतलब जो मक्का में देखिए होगा ना, इसके अंदर एक बीमारी टाइप हो जाती है, मतलब फंगस डिजीज है ये एक तरीके से। तो अगर मैं बात करूं मिस्टलेटोए की, एक सेकेंड, हाँ, मिस्टलेटोए क्या है भाई, एक लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो कि पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो कस्क्यूटा है, जो मरबेल है, वो आपका पैरासिटिक होता है ना, ऐसे आपका मिस्टलेटोए भी आपका पैरासिटिक होता है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो। ये क्या करता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, जो बड़े बड़े वुडी ट्री होते हैं, फिर सब जो झाड़ियां होती है उनके ऊपर चढ़ जाता है। जैसे आप ये देख पा रहे हो ना, यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ जाता है और इनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो मिस्टलेटोए है। और उसके बाद जो कॉर्नस्मट है, ये एक डिजीज है जो कि फंगस के द्वारा होती है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना मक्का के अंदर। देखो ये क्या गंदा सा लग गया, ये एक तरीके की डिजीज होती है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, पीचर प्लांट उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ गार्ड सेल इज, भाई जो गार्ड सेल है, जो रक्षक जो थी भाई किसकी, स्टोमेटा की। हमने स्टोमेटा पढ़ा था ना, स्टोमेटा में एक ओपनिंग थी ऐसे, और यहां पर पूरे क्या थे ये, इसको गार्ड सेल्स थे, ये पढ़ा था ना अभी जस्ट आपको। ये क्या है, गार्ड सेल, ये है आपकी स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, और ये गार्ड सेल है। तो शेप क्या है इस गार्ड सेल की, इरेगुलर शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, और मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया बीन शेप की है ना, बीन शेप। और बीन शेप मतलब बीन तो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन क्या की शेप की है भाई, किडनी शेप की है। हमारी जो किडनी भी होती है वो कुछ ऐसी तो शेप की होती है ना, कुछ ऐसी शेप की। तो क्या है, कौन सी शेप है, किडनी शेप है, ठीक है। इतना यहां से समझे, यहां से तो भाई आराम से शांति से पढ़ना आपने पूरी क्लास को। आज की क्लास में इतना ही था, हमने कंटेंट भी कंप्लीट कर लिया, हमने क्वेश्चंस भी करे, क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, तो टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज्वाइंट में क्वेश्चंस कराऊंगी आगे। जैसे हमारा खत्म हो जाएगा सिलेबस, मैं कंप्लीट सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगी इसमें जल्दी आपको। तो ये आपको आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले, अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब प्लीज कर ले। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।